हाँ तो बच्चों, दूसरे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। अब देखेंगे हम लोग चैप्टर 2, हिमालय की बेटियां। हिमालय की, चलिए निकाल लीजिए पाठ आप लोग भी। इसके लेखक हैं नागार्जुन। लेखक कौन है इसके? हिमालय उत्तर दिशा में हमारा एक पर्वतमाला है, बहुत ऊंचा पर्वत है। वो समझ लो कि एक प्रहरी के रूप में खड़ा है। हम लोगों के यहाँ अच्छा जलवायु है। जलवायु मतलब कि धान गेहूं ये सब टाइमली वर्षा होता है। क्यों होता है? इस हिमालय के कारण। क्यों? क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी से जब चलता है ना चक्रवात निकल के, तो ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। हम लोग यहां से होकर जाता है, जहां जहां जाता है वहां वहां बारिश होता है। अगर वो हिमालय ना रहता उन्हें पार हो जाता। वगैरह कहता है रे एने आ गया, चल एजा से वापस जो, और एजा से फिर वापस करता है। तो यही से 4 महीना बारिश हो जाता है हम लोग के यहाँ। कैसे? 1-2 महीना जाने में और 2 महीना लौटता मानसून निकलेगा। अब सावन आया ना, सावन के बाद भादो और कुवार वापस जाने वाला है। अब यही में सुने होंगे हथिया बरसता, सोनवा बरसता, चनिया बरसता। यही में सुने होंगे। वो चनिया सोनवा नहीं है, वापस जा रहा है। वापस जाते जाते ये जब पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी में दोबारा, तो फिर मानसून खत्म, ठंडा का दिन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उससे बहुत सारी नदियां निकली हैं। उन्हीं नदियों को कहा गया है हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। नदियों की बात किया जा रहा है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही जमुना, यही सतलज मैदानों में उतरकर कैसे विशाल हो जाती है। जब नदियां निकलती हैं ना हिमालय से, तो एकदम लगेगा कि एकदम पतली पतली धारा निकल रही है। अभी गंगा नदी, ये भोजपुर का एगो गांव है जवैनिया, वो जवैनिया गांव में खत्म कर दिया, डूब गया पूरा गांव। उसे 2 तल्ला 3 तल्ला सब ढह गया, सब खत्म। तो वही गंगा, लेखक कह रहे हैं कि इतनी, जब मैं पहुंचा हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये उतनी छोटी लग रहा है कि ऐसे आ रहा है, और वहां चल के उतना कैसे पहुंच गया जी? अरे नहीं होता है। आप नल से पानी भरो तो पनिया देखे होंगे कि पतला धारा से गिरता है। अब बाल्टी में जब भर जाता है ला के इन्हें फिर तो ना पानी गिरे ले बड़ा सर, होता है नहीं सन। तो वही कह रहा है, इनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर हंसते जाना, यही भाव भंगी, यही उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को मैं जब देखता हूं, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता जितनी इन बेटियों की बाल लीला देखकर। ये कहां भागी जा रही हैं? कौन लक्ष्य है जिसने इसे बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त होगा। कौन होगा जो इसकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे मोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिगताएं, सरजब्द उपताएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जाने कौन बुढ़ा हिमालय इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। वो कह रहा है कि ये कहाँ जा रही हैं? ये जो बेटियां हैं हिमालय की, जो पानी निकल रहा है यहां से, देखो पानी निकल रहा है ना, ये पानी कहाँ जा रहा है? ये इस हिमालय को छोड़ करके, जैसे ये रिलेट कर दिए हैं कि हिमालय उनका बाप है और ये बेटी हैं। एक दिन जैसे बेटी विदा हो जाती है बाप के घर से, वैसे ही ये भी कहाँ जा रही हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे 2 नाम हैं जिनके नाम सुनते रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी, हिमालय की सभी छोटी बड़ी बेटियों आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है,
दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होता रहा है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। दो वो यहां पे नदी का और बात किया गया, सागर का और बात किया गया। सिंधु से हिंद महासागर बनता है, हिंद महासागर। ये सारी नदियां जो हैं ये बह करके कहां गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में, और नहीं तो सागर में जाके मिल जाती हैं। हम लोग की जो छोटी मोटी नदियां लिखा गया है, जैसे ये रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिस्ता, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी, ये सब जितना भी नदी है, इस अभी सुने होंगे सिंधु समझौता रद्द किया गया था पाकिस्तान से। सिंधु समझौता रद्द किया गया था। तो सिंधु समझौता क्यों रद्द किया गया? वो यहां से भारत उसको पानी देता था, तो सिंधु नदी उत्तर में है ना हिमालय, तो वहां से निकल करके पानी पाकिस्तान में जाता था। तो वहां पे कुछ रद्द नहीं किया गया है। होता क्या है देखो, बताते हैं हुआ क्या है वहां पे। ये भारत हो गया ना जिसे, तो ये पानी बह करके पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है को पता लगा सके कि भारत से कितना पानी आ रहा है, तो भारत उसको कह के पानी देता था कि देख भैया 2 बाल्टी तोरा के पानी दे रहे हैं, अपन व्यवस्था कर लेना। देख भैया 4 बाल्टी पानी दे रहे तोरा अपन व्यवस्था कर लेना। देख भैया तोरा के 3 बाल्टी पानी दे रहे व्यवस्था कर लेना, कह के। वो समझौता में हुआ था। जब रद्द हो गया तो अब ले 20 बाल्टी बीज देनी, पता चलो तोरा गाँव में बाढ़ आ गई, कहनी ना, हम कहना बंद कर दिया भारत। बात समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे घर कोई कीचड़ लाके फेंक रहा है, तो कह रहे हो कि अरे भैया देखो 2 बाल्टी फेंक ले बनी, बिक दिया उठा के, 10 बाल्टी फेंक ले बनी, बिक दिया उठा के। वो कहलस ना लाके ट्रैक्टर गिरा दलस, तो तंग हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तुम्हारे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो कोई कह के आता है क लोग आइएगा, तो 12 लोग आएंगे, तो 12 लोग आदमी नाश्ता पानी करके व्यवस्था कर दिया, बिना कहले 20 आदमी आ गया, तो तुम अस्त व्यस्त हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे कि अब कहां से लाई? तो वही सिंधु नदी है। तो सिंधु, गंगा, यमुना, ये सब नदी जो हैं ये सब जा करके कहां मिलती हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जाके कहां मिलती हैं? महासागर में। तो वही बोल रहे हैं कि महासागर इन बेटियों का हाथ पकड़ के रखा है। जिन्होंने मैदान में नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद यह बात आ गई कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं रूपी पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतमा नदी का प्रेम प्रतिदान करते जाना, वह तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल कोई भी नदियों को पहाड़ी, घाटियों, समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए तो इनमें अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक धागा भी है, हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है, लेकिन एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो तिब्बत की बात है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिया पानी में। थोड़ी देर बाद प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन मन ताजा हो गया और मैं लगा गुनगुनाने। कह रहे हैं कवि कि नदियों को लोक माता कहा है। वो गाना भी आया था ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो वैसे ही कह रहे हैं कि माता कहा गया है। कवि कह रहे हैं कि नहीं, नदी माता तो ठीक है, इन नदियों को और भी बोला गया है, बेटी बोला गया है, प्रेयसी बोला गया है, ये बोले हैं। बहन भी माने हैं और बहन मान के गाना गुनगुनाए कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन खटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पे बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित
पर चुपचाप हिमालय, प्रगति प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। वो गाना गुनगुनाए वहां से एक कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, अहुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, अप्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस पाठ में हिमालय की दो बेटियों कौन कौन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का बात किया गया है। उन्हीं नदियों से और भी बहुत सारी नदियां निकली हैं। इन्होंने इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, क्योंकि ये हिमालय से उत्पन्न होकर के बहुत जगह पे फैल जाती हैं। तो इन्हीं के बारे में ये चर्चा किए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कर रहे हैं लेखक। पाठ है हिमालय की बेटियां, लेखक है इसके नागार्जुन। प्यारे बच्चों, प्रश्न में पहला में कह रहे हैं कि नदियों को मां मानने की परंपरा यहां काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं। मां नदियों को सब कोई माना है, लेकिन लेखक और कुछ नाम दिए। क्या नाम दिए? हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को मां मानने की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन इस निबंध में लेखक ने नदी को बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पाठ में नदियां हिमालय की बेटियां हैं। नदियों को बादलों का प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों को बहन के रूप में भी दिखाया गया है। मां सब कोई कहा है नदी को। लेखक ने क्या क्या कहा? बहन, बेटी, प्रेयसी। बेटी है किनकी? हिमालय की। प्रेयसी मतलब होता है प्रेमिका। प्रेमिका किसकी है? बादलों की। और बहन सबका माने हैं कि सबका ये क्या है? बहन है। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बतलाई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की ऐसी दो नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये दो नदियां ऐसी हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। नदियां कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, चाहे कोई पहाड़ से निकलती है। अब सोचो पहाड़ पर पानी कहां से आता होगा? पहाड़ है बहुत ऊंचा। पहाड़ क्या है? बहुत ऊंचा। वहां पर बर्फ जम जाता है और वही बर्फ धीरे 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 क्या होता है? पिघलता है। फ्रिज में देखे होंगे आप, फ्रिज को बहुत ज्यादा तुम तेज कर दो, वहां पे क्या जम जाता है? बर्फ। एक फ्रीजर आता है उसमें दबाने वाला, जब उसको दबा दोगे तो सारा बर्फ पिघल करके पानी के रूप में बाहर आ जाएगा। वैसे ही नदियों में पानी आता है। पहाड़ पर बर्फ गिरता है, वहां से बूंद बूंद करके धीरे धीरे बहते 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 एक नदी का रूप क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। इनका रूप इतना विशाल, विराट और लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। ये इतना विराट बन जाता है नदी धीरे धीरे कि समुद्र इनका हाथ थामने में गर्व महसूस करने लगता है। अगला प्रश्न है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? नदियां, एक बात समझ लो, नदी से किसी को शिकायत नहीं होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो बिहार में इतना तबाही लाता है हर साल, जैसे कोसी जो है नदी है, शोक नदी है बिहार का। कोसी कौन है? बिहार का शोक नदी है। कोसी जितना तबाही बिहार में लाता है उतना कोनो नदी नहीं लाया है। उस पर गाना भी बना था ना बहुत सारा, कोसी कुछ छोड़ ले नहीं की। नहीं सुने हो? रुको सुना देते हैं। कोसी ऐसन रूप बनली, खैली
अरे सच में बढ़ाया है, अभी दिखाएंगे तो लोग। देखो एक जवनिया गांव है ना, वहां का है, देखो टूट रहा है, ऐसे बर्बाद होता है। देखो कितना बढ़िया घर है, ये साल का है, अभी 2-4-10 दिन पहले का। ये गांव के घर है, देखो देखो ये नदी का विकराल रूप। कुछ दिख रहा है? गांव था वो, ये सब देखो देखो। वो मंदिर था। देखो पानी कितना है, हिमालय से निकल के आ रहा है। बुझा गया? तो नदी हमें जल प्रदान करके क्या देती है? जीवन दान देती है, कल्याणकारी भी है। इनका जल भूमि को उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, अच्छा बिजली कैसे बनता है? पानी से। सिंचाई करने के लिए नए नए साधन जो आता है कहां से आता है? पानी से सहयोग दिया है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए भी जल बहुत क्या है? जरूरी है। यह जल बहुत जरूरी है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो ये सब काम के लिए जल जरूरी है। आप सोचो, पानी पिए बिना आदमी 2-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। खाना खिला बिना तुम 10-11 दिन जिंदा रह लोगे। पानी बिना बहुत ज्यादा जल्दी मर जाएगा आदमी। इतना कल्याणकारी होने पर भी नदियों को कल कारखानों से निकलने वाले 20 रुपये प्रदूषित जल, गंदे रसायन पदार्थ लोगों द्वारा दूषित किया गया है। उतना बढ़िया नदी है जो कि हमें जीवन प्रदान करता है, तो भी गंदा गंदा पानी उसमें भी छोड़ देता है। नदियों को कपड़े धोना, पशु नहलाना, अन्य कूड़ा करकट भी अपने आंचल में समेटना पड़ता है, फिर भी नदियां कल्याण ही करती हैं। इतना अपार दुख सहने के बाद भी कल्याण केवल माता ही कर सकती है। माता को कितना भी दुख दो, वो तुम्हारा भलाई करना नहीं छोड़ती हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। इतना दुख देने के बावजूद सोचो, तुमको जो जीवन दे रहा है उस पर तुम कीचड़ फेंक दे रहे हो, फिर भी वो नहीं मान रही है ना, चलो ठीक है जाने दो। तो इसलिए माता काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। अंतिम प्रश्न इस पाठ का है कि हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन चीजों की प्रशंसा किया है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, गगनचुंबी पर्वतों, हिमालय विशाल मैदानों, सागरों, महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। किस किस चीज की प्रशंसा किया है? नदियों का, झरनों का, हिमालय का, बर्फीली चोटियों का, सबका प्रशंसा किया है। बात समझ में गया? तो इस तरह से आप लोगों का दूसरा पाठ भी खत्म हो गया। बुझा गया?